from a distance r, from a distance r, सर from स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल m कर दो उसको, कैपिटल r, from a distance capital R from another mass capital M, from another mass capital M, ठीक है, यस सर। which is at rest, which is at rest, which is at rest, full stop, find, find, find speed of, find speed of this particle, find speed of this particle when it, find speed of this particle when it, when it just hit, find speed of this particle, speed of this particle when it just hits, when it just hits mass capital M, when it just hits mass capital M, ठीक है, हो गया। यस सर। इसका जो पूरा लिखा है मैंने उसको डायग्रामेटिकली थोड़ा देखते हैं। एक मास है हमारे पास, पार्टिकल है स्मॉल m, दूसरा एक मास है कैपिटल M, ये फिक्स है, ये रेस्ट में था, इसको हमने इसको रिलीज किया है, तो क्या होगा, इन दोनों में फोर्स लगेगा, उस फोर्स के चलते इसका मूवमेंट हो रहा है और ये इधर जाने लग रहा है, तो बोल रहा है ये जब यहाँ पहुंच रहा है इसको हिट कर रहा है ना, तो हिट करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनिशियली कैपिटल आर दिया हुआ, आ गया समझ में? यस। ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, हो जाएगा। सॉल्व करें? सर एक मिनट। करो। सर GM/R है क्या? जी कितना? कैपिटल M/R। जी कैपिटल M बाई आर। आर, एक बार फिर से चेक कर लो, रूट वोट कुछ नहीं आ रहा है, रूट या ऊपर नीचे 2 इस टाइप का कुछ आएगा।
चलो बता रहे हैं कैसे करना है इसको। ये मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप सेम सवाल इसी टाइप का कुछ दूंगा वो आप करोगे। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। उसमें एक मेथड जो है वो बहुत इजी है, दूसरा मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। इजी वो भी है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। देखो तो जो जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो पहले बता रहा हूँ। क्या होगा कि ये ब्लॉक, ये जो दोनों मास है, इनमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मास इसको खींचेगा इधर फोर्स एफ से, और ये जो फोर्स है ना ये वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पोजीशन चेंज होगा इस फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो एक फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो वेरिएबल फोर्स है, तो इसके चलते जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यूज करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास है कि a इज इक्वल टू dv/dt, और पोजीशन में चेंज होता हुआ है तो हम इसको v dv/dr से सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये एक मेथड है जहां पे हमें एक्सेलरेशन पता करना होगा। एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे? फोर्स हमें पता है कि फोर्स का वैल्यू, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उस इंस्टेंट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। और इस आर की वैल्यू बदलेगी और उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी बदलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। अगर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स लगेगा। हमने कहा चेक किया कि जब डिस्टेंस आर पे है तब कितना फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के हेल्प से आप ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कितना। जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा ए, मास में डिवाइड कर दो, या एफ बाई एम, एफ बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन निकालना है, जिसका एक्सेलरेशन निकालना होगा उसके मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे उठाकर पुट कर दो और सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन आएगा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको उठा करके आप यहाँ रखोगे तो जी एम बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू डीवी वी डीवी बाई डी आर। अब जो भी एक टर्म जो है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो डी आर को हमें इस साइड लाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए जो भी फैक्टर्स एक जैसे है उसको एक साइड करेंगे, तो ये आर स्क्वायर डी आर इधर होगा वी डी वी। अब हमारा काम क्या है, डी आर और डीवी वाला टर्म को हटाएंगे तो वी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू चाहिए, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, जिस जैसे हम लिमिट पुट करके सॉल्व कर देते हैं, तो यहां भी लिमिट का जरूरत पड़ेगा। अब लिमिट आप पुट करोगे कैसे? देखो जब पार्टिकल आर डिस्टेंस पे था तो वेलोसिटी कितना था, 0। जब पार्टिकल कैपिटल आर डिस्टेंस पे था तो उसको होल्ड करके रखो तो वेलोसिटी 0 था, यानी दिया हुआ सवाल में कि पहले रेस्ट पे था, रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो वेलोसिटी 0 थी। जब पार्टिकल इसको हिट करेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और उस टाइम की वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से रिजल्ट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये एक मेथड है आपका सॉल्व करने का, जो हम पहले करते आ रहे हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन देगा तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक और तरीका है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है ना। तो इसको इतना लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक आने में r डिस्टेंस चलेगा, यानी एक तरीके से आपको s की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन निकाल लो, ये काम बन जाता है। लेकिन ये दोनों जो इक्वेशन है ये तभी यूज करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इस गिवन प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, या उठाकर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ और है, इधर 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 जैसे जैसे चलते चलते जाएगा एक्सेलरेशन चेंज होगा, और जब एक्सेलरेशन चेंज होगा
√2 GM/R। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं कर भी दे रहा हूँ। माइनस साइन दिया। अच्छा एक मिनट देखते हैं, ये जो रिजल्ट है इसमें ये G और M तो कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। थोड़ा सा साइड चेंज कर देना है, इधर आएगा V²/2 0 to V। अगर ये आप इंटीग्रेट करोगे GM/R। इस साइड करिएगा तो क्या होगा, GM बाहर आ गया, इधर dr/r² R2 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा V²/2, इधर कितना होगा GM -1/r। माइनस बाहर आएगा तो माइनस बाहर ले लीजिए, यहाँ माइनस R2 0। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो V²/2 हो जाएगा -GM/R। एक एक स्टेप जंप कर रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है, आपको ये सब आपको भी सीखना पड़ेगा। एक आध स्टेप, अब हर स्टेप लिखोगे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। और प्रिपरेशन ब्रैकेट में भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा V दैट विल बी 2GM/R रूट के अंदर, ये आपका वेलोसिटी होगा। यानी हिट करने से जस्ट पहले इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ये जो हम लोग इतना लाइन सॉल्व करे तब जाकर के रिजल्ट पहुंचा, इतना नहीं करना है, एक लाइन में भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, ये जो सवाल है इसको आप एक लाइन में इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी बताते हैं कैसे। हटा दे, एक लाइन में सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है ना, ये जो सिस्टम है इसका एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। ये जो सिस्टम है ना, इस पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, याद है? तो अब क्या करो, यहाँ की एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना है और टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना है। अगर दोनों आपको पता चल गया तो दोनों बराबर होने चाहिए, और जैसे ही दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये जैसे ही पता चल जाएगा, इन दोनों को बराबर करेंगे और उसको यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे काम क्या है, आपको टोटल एनर्जी देखना है। तो टोटल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 1 पे निकालोगे तो ये दोनों चीज, अगर 2 पे निकालोगे TE2, तो PE2 निकालना है आपको, प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 निकालना है आपको। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिसाइड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। आप रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो, या इस मास से रेफरेंस ले लो या इस मास से रेफरेंस ले लो। ठीक है ना, जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, सबसे जरूरी क्या है, रेफरेंस डिसाइड करना। अगर आपने रेफरेंस डिसाइड नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस आपके हाथ में होता है, आप कहीं भी ले सकते हो, अपने मन से कहीं भी ले लो। अब कहीं कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा रेफरेंस लेंगे जिससे हमें थोड़ा फायदा हो, अननोन कोई ना एंट्री हो, जो भी टर्म ले, जो भी नोन टर्म्स है वो आए। ठीक है ना, तो रेफरेंस आप अगर इसके अबाउट ले रहे हो या इसके अबाउट ले रहे हो, इजी होगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो अगर रेफरेंस लो, मान लो इसके अबाउट रेफरेंस ले रहे हो, तो जिसके अबाउट हम रेफरेंस लेते हैं उसके अबाउट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जहां पे रेफरेंस लेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, यानी PE2 जो है ना वो जीरो हो गया। PE2 कितना हो गया, जीरो हो गया। और दूसरी बात करते हैं,
वन पे बॉडी क्या था, रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी 1 भी 0 हो गया। अब आपको यहां बचा क्या, PE1 इज इक्वल टू KE2। अब PE1 होता है GMM डिवाइडेड बाई R²। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना है, मैंने दो मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया था कि दो मासेस आपके पास है R डिस्टेंस पे, तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये GMM/R²। काइनेटिक एनर्जी यहां पे जाएगा, v वेलोसिटी वही तो आपको निकालना है, तो हाफ mv², m से m चला गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी ये नीचे R² नहीं होता, नीचे R होता है, सिंप्लीफाई करोगे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2GM/R रूट के अंदर। ठीक है, तो Yes. इसको आप एनर्जी मेथड से भी आराम से कर सकते हो, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। पहला जो मेथड था उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला मेथड बहुत ही सिंपल है, अगर आप खुद से कोई मिस्टेक नहीं कर दे रहे हो तो। क्लियर? हटा दे। Yes. इस टाइप के एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो आप करोगे, लिखिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m, a particle of mass small m is released from rest, is released from rest, is released from rest on the axis of a ring, is released from rest on the axis of a ring, on the axis of a ring from distance। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, a particle of mass small m, a particle of mass small m is released from rest, a particle of mass small m is released from rest on the axis of a ring, on the axis of a ring, on the axis of a ring at a distance capital R, at a distance capital R from the center of ring, at a distance capital R from the center of ring, from the center of ring। ठीक है, और रिंग के लिए लिख देंगे m उसका, रिंग के सामने ब्रैकेट में m उसका मास है, कैपिटल R उसका रेडियस है। रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, वैसे वर्ड में लिखाने से बढ़िया मैंने इस तरीके से लिखा दिया। फुल स्टॉप। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, find the speed of the particle when it passes through the center of ring, when it passes through the center of ring, when it passes through center of ring। ये आप करोगे। मेथड मैंने बता दिया है, दो मेथड है, दोनों मेथड में से कोई आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है और एक में इजीली आप कर सकते हो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना मैंने बताया है, वो यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। न्यू कितने लोग हैं? जो न्यू आए हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर।
चलो वेरी गुड। रिंग थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि फिगर सही दिखे। फिगर ऐसा कुछ बनेगा। अगेन वो जो पहला मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हो। वहां फोर्स निकालेंगे पहले, फिर उस फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एनर्जी मेथड से करो। दूसरा मेथड अगर आप यूज करोगे तो इंटीग्रेशन का यूज खत्म हो जाएगा। सर रिंग का रेडियस भी कैपिटल आर होगा? हाँ, रेडियस ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है। जो भी गिवन है वो कैपिटल आर ही है। मास एक स्मॉल एम है और एक कैपिटल एम है। सॉल्व करें। ये मान लो पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। तो अगेन और कोई फोर्स यहां नहीं लग रहा है। जो भी फोर्सेस होंगे इंटरनल फोर्सेस होंगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इस पे और इस पे, ये इंटरनल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई नहीं लग रहा है। अगेन आप मैकेनिकल एनर्जी यहां कंजर्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, total energy at 1 will be equal to total energy at 2। और टोटल एनर्जी में किसका किसका भाग होता है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो PE1 प्लस KE1, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आएगा। और इधर सिमिलरली PE2 प्लस KE2, ठीक है। अब आपका काम क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ पे काइनेटिक निकाल लो, फिर यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो यहाँ तो बॉडी जो था वो रेस्ट में था, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में है, जीरो है। वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ की वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है तो मान लो यहाँ की वेलोसिटी v है। तो काइनेटिक एनर्जी ये तो आप जीरो लिख सकते हो आराम से। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो मास इनटू पोटेंशियल, ठीक है। मास और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है ना, m इंटू V1। सिमिलरली इधर आप लिख दोगे मास इंटू V2, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का पोटेंशियल और उसमें बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें ये मिल जाएगा, और प्लस हाफ mv²। अब वेलोसिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसको इस तरीके से कर दो ताकि पता चले ये पोटेंशियल है।
और ये वेलोसिटी है। ये जो टेढ़ा वाला v मैंने लिखा है ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो v है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्मॉल m है उसका कोई रोल रहेगा नहीं, वो ऐसे ही चला जाएगा। अब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू, या v स्क्वायर रख लो ऐसे, 2v1 माइनस v2। अगेन ये पोटेंशियल होगा। अब v1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको और v2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकलेगा v1 v2, कोई आइडिया? इसके लिए मैंने रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है वो मैंने बताया है। किसी भी रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा, याद है? gm बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक। पोटेंशियल जो होगा gm बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां x सेंटर से डिस्टेंस है और यहां माइनस भी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे, अट्रैक्टिव नेचर होता है, इसलिए माइनस दिखेगा आपको। ठीक है ना? माइनस साइन क्यों होता है? क्योंकि हम रेफरेंस इंफिनिटी पे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू है वो माइनस के टर्म में आएगा, क्योंकि जो फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिंग नेचर के होते हैं, ग्रेविटेशनल। ठीक है? अब यहाँ पे आपको 1 पे चाहिए तो v1 के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, तो पुट कर लो माइनस gm डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको उठा करके यहां रख देंगे तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस gm डिवाइडेड बाई रूट 2r। ठीक है? सिमिलरली अगर v2 आप निकालोगे, v2 हो जाएगा सेंटर पे माइनस gm बाई r, क्योंकि सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस gm बाई r हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट उठा करके यहां रख दो। माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? यहां माइनस क्यों आ रहा है? यस हाँ, डायरेक्शन। गुड। तो वैल्यू रखोगे तो इधर 2, पहले माइनस gm बाई रूट 2r, और इधर माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस gm बाई r। खत्म हो गया। अब सिंप्लीफाई करोगे आंसर दिख जाएगा। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बहुत लोगों को? लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो? फाइनल रिजल्ट यहां से आप इजीली लिख सकते हो। v जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी 2gm, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो, दोनों में सेम है तो, और इधर 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ग्रेविटेशन से इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 2 मेथड है, कोई भी बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं ना फिजिक्स में जिसको सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा मेथड होते हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें आपका वो प्रैक्टिस ज्यादा होगा उसको ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। मे बी ये किसी को टफ लग रहा होगा, किसी को इजी लग रहा होगा, वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस में। मैंने अपने रेस्पेक्ट में बोल दिया था कि कौन सा मेथड इजी है कौन सा टफ है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ में आएगा कौन सा मेथड इजी है कौन सा मेथड में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना? नहीं तो ऐसा कोई इसी को सॉल्व कर रहा है लेकिन 5 मिनट में कर रहा है तो फिर क्या ही फायदा। आ रही है ना बात समझ में? जो भी आपका पेपर होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसमें सबसे मेन जो फैक्टर होता है रैंक आना या रैंक ना आना का, वो होता है टाइम मैनेजमेंट, जो आपको अभी से सीखना है। ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं कि अरे अंतिम में लास्ट में जब टाइम बचेगा ना उसमें सीख लेंगे कि कैसे करना है। नहीं, जो आप बोर्ड का एग्जाम देते हो बाकी सारी चीजें उसमें टाइम फैक्टर ज्यादा नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम फैक्टर होता है, तो आपको चूज करना है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है तो आप कौन सा यूज करोगे। आ रही है बात समझ में? ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यस सर। क्योंकि जो रैंक जिस बच्चों के आते हैं, ऐसा वो नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनसे कम जानते होंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों का रैंक आता है, ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आप कम जानते हो। सब कोई बराबर ही जानता है। दिक्कत हो जाता है टाइम मैनेजमेंट में। कोई कोई आता है बोलता है सर फिजिक्स का मैंने 25 ही सवाल करा है, मुझे आता सब था लेकिन टाइम नहीं बचा। फिर तो आप गए, कोई फायदा नहीं है। वही है, जो आपको मेन चीज सीखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो समझो आपका रैंक है अगली बार पक्का। ठीक, चलो अब बात करते हैं ग्रेविटी की। तो हेडिंग लिखेंगे, एक छोटा सा हेडिंग है, उसके बाद कौन ज्वाइन कर रहा है, लिखिएगा हेडिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसी को पता है कि ये जो दोनों चीज मैंने बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है? पता है कि अभी जो मैंने दो टर्म बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें स्लाइट डिफरेंस है। कोई जवाब दे सकता है क्या डिफरेंस है दोनों में, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी में? The force of gravity, डाउनवर्ड एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड की तरफ। नहीं, एक एक आदमी और कोई बोल रहा था। gravitational force, force of gravity डाउनवर्ड्स लगता है, और एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दोनों पार्टिकल के अंदर लगता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं होता क्या। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो मास के बीच में लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो मास के बीच में लगेगा। लेकिन जो ग्रेविटी है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो सब पार्ट है। सब बोलने का मतलब है कि वो ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, लेकिन हल्का सा वो स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ग्रेविटेशन के अंदर वो वीआईपी आदमी है। ग्रेविटेशन फोर्स, किसी भी दो फोर्स के बीच में, अगर किसी भी दो मास के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन उसका एक स्पेशल केस है, उसमें एक वीआईपी चीज आता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस केस में क्या होता है कि दो मासेस होंगे, बट वन मास इज मैसिव देन अदर मास। आ रही है बात समझ में? दो मासेस होंगे इसमें भी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है, लेकिन इसको स्पेशल नाम क्यों मिला है? क्योंकि इसमें एक मास दूसरे मास के रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा होता है, मैसिव होता है। जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई ब्लॉक को मैं यहां से रिलीज करूं, उस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? डिफरेंस समझ में आया कि क्या डिफरेंस है? ठीक है ना। इसलिए जो आपने बोला था ना, वो थोड़ा सा मतलब सही था, क्योंकि आप क्या बोल रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सही में उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये मास इधर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर दो मासेस है तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये इधर चला गया तो फोर्स का डायरेक्शन इधर से होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं है ऊपर नीचे अप डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी में जाते हैं, उसमें एक मास बहुत ही मैसिव हो जाता है। मैसिव कहने का मतलब इनकंपेरेबल मास। जैसे मेरा मास और अर्थ का मास, मेरे पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। और दूसरा चीज कि मेरे रिस्पेक्ट में जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। और डायरेक्शन फिक्स हो गया यानी डाउनवर्ड की तरफ। तो जब भी मैसिव और किसी स्मॉलर बॉडी की बात होगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, उसको आप स्पेशल बोल सकते हो, स्पेशल नाम से बोल सकते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। इन जनरल सारे फोर्सेस जो दो मासेस के बीच में लगती हैं उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, लेकिन सबको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है। बस स्मॉलर और मैसिव बीच के लगने वाला फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे अर्थ ब्रिक के बीच में लगने वाला मास, अर्थ या किसी स्टोन के बीच में लगने वाला मास, अर्थ या किसी बॉल के बीच में लगने वाला मास। क्लियर है?
ठीक है, Yes, sir. तो ये आप लिख लीजिए, लिख लो आप कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लिखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ gravitational force, is a special case of gravitational force acting between two particles in which one of the mass is massive than other, in which one of the mass is massive than other. ठीक है, और एग्जाम्पल में लिख सकते हो फोर्स एक्टिंग बिटवीन, एग्जाम्पल में लिख दो आप, एग्जाम्पल फोर्स एक्टिंग between earth and stone thrown in air, force acting between earth and a stone thrown in air. यह है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही, लेकिन इसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो। और इसी के चलते जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस स्टोन में ना, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। बोल तो आप ये भी सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हम बोलते नहीं है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रहा है, उस स्टोन पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और उसके चलते जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ रही है बात समझ में? तो अब जो आपका हेडिंग होगा, अब जो हेडिंग आपका होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हेडिंग लिखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका हेडिंग है। इसको सिंपल फॉर्म में ग्रेविटी भी बोलते हैं, बस पूरा नहीं बोल के बस ग्रेविटी भी आप बोल सकते हो। और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल जी से। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 9.8 कहां पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना। 9.8 अर्थ के सरफेस या उसके आसपास, हर जगह, मतलब ये जो वैल्यू है जरूरी नहीं है कि 9.8 ही हो, वो हम यहाँ पे ज्यादा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले जब हम 9.8 यूज कर रहे थे ना, तो अर्थ के आसपास ही डील कर रहे थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। जैसे स्टोन हवा में फेंक रहे थे, उसका देख रहे थे कि कितना वेलोसिटी होगा, उसमें एक्सेलरेशन जो यूज कर रहे थे वो जी की वैल्यू यूज कर रहे थे, क्योंकि हम इतना ऊपर नहीं फेंक दे रहे थे ताकि ये चेंज हो, ठीक है ना। अब चेंज होगा, क्योंकि अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लिखेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by force of gravity, acceleration produced by force of gravity, acceleration produced by force of gravity is called acceleration due to gravity, या is called हटा दो, बस इतना ही रहने दो, acceleration produced ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बस हो गया, इतना डेफिनेशन काफी है, क्योंकि डेफिनेशन कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। और इसमें नीचे एक और लाइन लिख देंगे, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ
रिपीट करेंगे? नहीं सुनाई दे रहा है, एक बार थोड़ा धीरे बोलिए। सर प्लीज रिपीट करेंगे? कौन सा डेफिनेशन रिपीट करना है क्या? हाँ सर। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू acceleration produced due to force of gravity. Acceleration produced due to force of gravity. Full stop. Full stop. It always acts towards the center of earth. It always acts towards the center of earth. It always acts towards the center of earth. इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अर्थ का सेंटर हमारे रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है। सरफेस पे अगर आप खड़ा हो तो आपको दिखेगा कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपको। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो समझते हैं कि आपके पास अर्थ है जिसका मास m और रेडियस RE, मास ME लिख सकते हो। ME मतलब मास ऑफ अर्थ। यहां पे एक दूसरा मास है स्मॉल m, जिसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से मेजर किया हूं, स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। रेडियस ये RE इसका रेडियस है। एक और चीज आप देख सकते हो, ये हाइट, सरफेस से ये हाइट h है। और इधर बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, आता होगा तो भी, क्योंकि आते हुए भी सिली मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, और जिसको जितना बढ़िया से आता है वो ज्यादा सिली मिस्टेक करता है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होंगे कि ये हमको आता है, कोई बात नहीं, अगर आता है तो और स्ट्रॉन्ग करो। अब देखो जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन M एंड अर्थ कितना होगा, आप उसको लिख सकते हो FG, दैट विल बी GMEM डिवाइडेड बाई दिस R। ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर से मेजर करेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहां से मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि सरफेस से मेजर किए यहां पुट कर दिए, नहीं, हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो मास के सेंटर से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ मास से मेजर करते हैं। तो मेजर करेंगे, ये होगा। तो ये तो फोर्स हो गया। इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, FG। ये डिस्टेंस आपका h है, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? कौन सा, क्या रिपीट करना है? अभी कुछ बोले नहीं है, सब बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो बोर्ड पे लिख रहे हैं। बोर्ड पे दिख रहा है? यस सर। therefore acceleration produced by this force can be given as G equals to FG divided by M, ठीक है ना। ये जो M है ना, ये M से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन किसका चाहिए, इस छोटे वाले मास का। इससे डिवाइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल आता है। जिसका एक्सेलरेशन चाहिए होता है उसके मास से डिवाइड करते हैं। हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि इसी का एक्सेलरेशन G के बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो GME डिवाइडेड बाई, सॉरी GM तब अब तक अभी तक रखते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे, R² डिवाइडेड बाई M। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो G की जो वैल्यू आएगी GME डिवाइडेड बाई R²। एक मिनट, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
ठीक। और ये अब आप आराम से देख सकते हो कि दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है। जो 9.8 हम रट के रखे हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है जहां पे हम आर को आर ई के बराबर रखते हैं, यानी सरफेस पे जो ग्रेविटी होता है वो 9.8 होता है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है जी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल है, लेकिन हम कांस्टेंट अभी तक इसको क्यों मान रहे थे, क्योंकि हम जो भी अभी तक पढ़े हैं वो अर्थ के आसपास का डील करे हैं। तो अर्थ के आसपास के वैल्यू के लिए इस आर की जगह पे, इस स्मॉल आर की जगह पे हम आर ई रख देते हैं, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ रख देते हैं। आ रही है बात समझ में? यस यस सर। गुड। और इसके नीचे लिख देंगे इफ आर इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हो उसके नीचे, इफ आर इज इक्वल टू आर ई, if r is equal, sorry, small r is equal to re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, g is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जब आप मास पुट करोगे अर्थ का, g और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करोगे, ये इतना आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बॉडी का मास कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अर्थ के मास पे और अर्थ से कितना दूर, अर्थ के सेंटर से कितना दूर बॉडी रखा हुआ है उस पे, ठीक है। तो इसके नीचे लिख देंगे, नोट में लिख सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नोट में लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity does not depend on acceleration due to gravity does not depend on shape, does not depend on shape comma size, shape comma size and mass of the body, does not depend on shape comma size and mass of the body, बॉडी के शेप साइज एंड मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे कि इसमें वेरिएशन कैसे होता है और किस किस चीजों से ये अफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में किसी को डाउट, कोई ऐसा पोर्शन जो नहीं समझ में आया? बोलो। नो सर। ओके, फिर वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय।